नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिलाओं से संपर्क साधने के लिए बीजेपी बना रही है योजना। उत्तर प्रदेश में इन 3 रेलवे स्टेशनों के बदले नाम। यूपी के छोटे शहरों में भवन निर्माण करने की सोच रहे लोगों को मिल सकता है झटका। अगले मानसून सत्र से यूपी के लोग ले पाएंगे मौसम की सटीक जानकारी। दिवाली से पहले प्रदेश के खस्ताहाल सड़कों को ठीक करने के सीएम योगी ने दिए निर्देश। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर के टेक्निकल पदों पर निकली भर्ती। भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय में डिप्टी फील्ड ऑफिसर टेक्निकल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में नवीनतम रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार 125 पदों पर भर्ती की जाएंगी, जिनमें कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय के लिए 60 रिक्तियां हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन विषय के लिए 46 रिक्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंजीनियरिंग संस्थान या टेक्नोलॉजी या साइंस विषयों में मास्टर्स डिग्री उत्तीर्ण की हो। साथ ही ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के 2021 या 22 या 2023 संस्करण में वैलिड गेट स्कोर प्राप्त किए हों। यदि उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित किए गए। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन में ही दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ऑफलाइन मोड में आप अप्लाई कर सकते हैं। देवरिया कांड के बाद लोगों का पुलिस और प्रशासन पर विश्वास कायम करने के लिए चल रहे ये अभियान। देवरिया कांड के बाद योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुकी है। इस मामले में मौजूद अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही अब मामले के निस्तारण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा। बता दें कि पैमाइश वरासत नामांतरण उत्तराधिकारी व कुर्रा बंटवारा के लंबित मामलों के निस्तारण के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने 60 दिनों के विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि लंबित मामलों को शून्य किया जाए। लोगों का पुलिस व प्रशासन पर विश्वास कायम होना चाहिए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाल संरक्षण गृह में रखा गया अतीक का बेटा हुआ बालिग। माफिया अतीक अहमद का बेटा मोहम्मद आजम अब 5 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के बाद बालिग हो गया है, लेकिन आजम का छोटा भाई अभी भी नाबालिग है। हालांकि अब उसके बालिग को लेकर अटकलें लगाई जा रही कि अब उसे बाल संरक्षण गृह से रिहाई मिल जाएगी या उसे फिलहाल यहीं रखा जाएगा। बाल कल्याण समिति द्वारा इस मामले को लेकर कहा गया है कि इन दोनों बेटों को लेकर मामला अभी कोर्ट में है। शीर्ष अदालत का जो भी आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। बता दें कि अतीक के इन दोनों ही बेटों को बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाल संरक्षण गृह में रखा गया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1919 में गांधी जी की नवजीवन पत्रिका प्रकाशित हुई थी। आज के दिन वर्ष 1950 को वेटिकन से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करने की इजाजत मदर टेरेसा को मिली थी। आज के दिन वर्ष 1952 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी। आज के दिन वर्ष 1978 में भारत के मशहूर तेज गेंदबाज जहीर खान का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1987 में सिख राष्ट्रवादियों ने भारत से खालिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। महिलाओं से संपर्क साधने के लिए बीजेपी बना रही है योजना। महिलाओं और दलितों से संपर्क साधने को लेकर बीजेपी कई योजनाएं बना रही है। अब इसी कड़ी में प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 8 से 31 अक्टूबर तक महिला सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जहां 2000 महिलाएं हर सम्मेलन में जुटेंगी। कम से कम 5 महिलाओं की मौजूदगी हर बूथ से रहने वाली है। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में पीएम मोदी महिलाओं को बताने वाले हैं। साथ ही धन्यवाद मोदी जी रैली बूथ स्तर पर निकालने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में इन 3 रेलवे स्टेशनों के बदले नाम। उत्तर प्रदेश ने नोटिफिकेशन जारी कर उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया है। जारी हुए इस नोटिफिकेशन के अनुसार प्रतापगढ़ स्टेशन को अब मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। वहीं अंतु को मां चंद्रिका देवी धाम अंतु और विश्वनाथगंज को शनिदेव धाम विश्वनाथगंज के नाम से जाना जाएगा। मालूम हो कि प्रतापगढ़ में ये तीनों ही प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। इसके अलावा इस बात की चर्चा भी देखने को मिल रही कि जिन स्टेशनों के आसपास जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मौजूद है उन स्टेशनों का नाम उसी धार्मिक स्थल के नाम से कर दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने वाले निवेशकर्ताओं को योगी सरकार का तोहफा। अब उद्योग के अतिरिक्त भूमि के कमर्शियल उपयोग की अनुमति ग्रेटर नोएडा में इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने वाले निवेशकर्ताओं को एक खास स्कीम के तहत दिए जाएंगे। औद्योगिक भूखंडों का आवंटन इस स्कीम में किया जाएगा, जहां भूखंड प्राप्त करने वाले कोर इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के साथ साथ 2 कमर्शियल विकल्पों का भी इन भूखंडों पर संचालन किया जा सकेगा। 5 कैटेगरी की प्लॉटिंग्स के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सेक्टर 24 के प्लॉट नंबर 11A व B 12 और 21B के औद्योगिक भूखंडों में आवेदन मांगे।
बिहार के जातीय जनगणना का राजनीतिक लाभ उत्तर प्रदेश में उठाएगी विपक्षी गठबंधन। विपक्षी गठबंधन इंडिया बिहार की जातीय जनगणना का लोकसभा में राजनीतिक लाभ लेने की पूरी तैयारी में है। इसी के तहत जदयू, सपा और कांग्रेस तीनों मिलकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी घेरने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, साथ ही यह भाजपा की सबसे बड़ी ताकत भी है। यहाँ पर सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी में फिलहाल सपा ही है, जो भाजपा को मात देने के लिए सामाजिक समीकरणों पर काम करने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे बेगम अख्तर के बारे में। ये भारत की एक प्रसिद्ध गायिका थी। इनका जन्म 7 अक्टूबर वर्ष 1914 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। इन्हें लोग विशेष रूप से दादरा, ठुमरी और गजल के लिए जानते थे। कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया। ये मल्लिका गजल से भी सम्मानित हो चुकी हैं। इन्होंने 30 अक्टूबर वर्ष 1974 में 60 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अयोध्या की प्रसिद्ध रामलीला में इस बार दर्शकों के देखने का टूटेगा रिकॉर्ड। अयोध्या में रामलीला को लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। देश के कई दिग्गज फिल्मी कलाकार स्पेशल इफेक्ट के साथ मंच पर अपनी कला को प्रस्तुति देंगे। इस बार अयोध्या के इस प्रसिद्ध रामलीला को देखने के लिए दर्शकों की संख्या का रिकॉर्ड टूटने का दावा किया जा रहा है। इस बात की चर्चा है कि इस बार 50 करोड़ दर्शकों द्वारा इस रामलीला को देखे जाने की उम्मीद है। यदि ऐसा होता है तो विश्व की सबसे बड़ी रामलीला के रूप में यह गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगी। बता दें कि यह रामलीला 14 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। इसे 24 अक्टूबर तक दूरदर्शन व सोशल मीडिया के साथ अन्य कई प्लेटफॉर्म पर दर्शक देख सकेंगे। प्रेक्षक के रूप में देश के इन 5 राज्यों में जाएंगे यूपी के 35 IAS। यूपी के 35 IAS अफसरों को प्रेक्षक के रूप में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर भेजा जाना है। इन 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। चुनाव आयोग को नियुक्ति विभाग द्वारा इन अफसरों के नाम भेजे जा चुके हैं। इन सभी अधिकारियों को शामिल होने के निर्देश नई दिल्ली में बीते ही दिनों होने वाले बैठक को लेकर दिए गए। यूपी के छोटे शहरों में भवन निर्माण करने की सोच रहे लोगों को मिल सकता है झटका। भवन निर्माण के लिए बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी सुनियोजित विकास कराने के लिए योगी सरकार मानक तय करने की तैयारी कर रही है। इससे उन लोगों को थोड़ा झटका मिल सकता है जो यूपी के छोटे शहरों में मकान बनवाने की सोच रहे हैं। भवन बनाने के लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि आवास विभाग तय मानक के अनुसार तैयार करने जा रहा। इन मानकों को अनिवार्य रूप से छोटी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों में लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि इन मानकों के तय नहीं होने की वजह से भवनों का निर्माण मनमाने तरीके से किया जा रहा था, जिससे अवैध निर्माण को भी बढ़ावा मिल रहा था। ऐसे में भविष्य में इन भवनों से खतरा होने की संभावना बनी रहती है। नई व्यवस्था की मदद से इन अवैध निर्माणों पर रोक लग सकेगी। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार आज पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रह सकता है। मौसम को लेकर आज किसी प्रकार की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से नहीं दी गई है। वहीं लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश द्वारा बताया गया कि फिलहाल तापमान अब स्थिर रहेगा। तापमान में कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मेरठ में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिस वजह से मेरठ और उसके आसपास रात में लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। रात में कोहरा भी अब दस्तक दे सकता है। मथुरा में शहीद बबलू सिंह के सम्मान में स्मारक पर रखा गया T-55 टैंक। सेना द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा में शहीद बबलू सिंह को सम्मानित किया गया। शहीद को सम्मान देते हुए उनके स्मारक के साथ ही T-55 टैंक भी रखे गए हैं। सेना द्वारा शहीद को इस तरह का सम्मान दिए जाने पर पूरे गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि वर्ष 2005 में जाट बटालियन में सिपाही के पद पर मथुरा के लाल बबलू सिंह भर्ती हुए थे। इन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने 4 आतंकियों को कुपवारा में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ के दौरान वे एक घायल सैनिक को कंधे पर रखकर ला रहे थे। ठीक उसी वक्त एक आतंकी ने उन्हें गोली मार दी। इनके साहस को देखते हुए इनके मरणोपरांत सेना मेडल से भारत सरकार द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। मयूर ग्रुप पर छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को मिले खुफिया रूम। मयूर ग्रुप पर आयकर विभाग की टीम ने उत्तर प्रदेश के कानपुर समेत देश के अन्य कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की थी। मीडिया में चली खबरों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने पहले दिन की कार्रवाई में 3 करोड़ कैश और 3 करोड़ का सोना बरामद किया है। साथ ही यह खबर भी मीडिया में देखने को मिल रही कि आयकर टीम को मयूर ग्रुप के मालिक मनोज गुप्ता के कानपुर स्थित एमराल्ड सोसाइटी के एक फ्लैट में खुफिया रूम भी मिला है, जिसमें कैश और सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। अगले मानसून सत्र से यूपी के लोग ले पाएंगे मौसम की सटीक जानकारी। उत्तर प्रदेश में मौसम की सटीक जानकारी अगले मानसून सत्र से तहसील और ब्लॉक स्तर पर लोगों को मिल सकेगा। साथ ही लोगों को वर्षा का एकदम सही माप दिया जाएगा। राहत विभाग द्वारा कार्यादेश जारी करते हुए कहा गया है कि प्रदेश में 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाएं। कई बार तेज बारिश और आंधी के कारण ग्रामीण और शहरी इलाकों में काफी नुकसान देखने को मिलता है, लेकिन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाने के बाद
लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे विनोद वन गोरखपुर के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस विनोद वन में आपको कुसमी के जंगल देखने को मिल जाएंगे, साथ ही यहाँ कई जंगली जानवरों का दीदार भी होगा। आप यहाँ अपने परिवार या दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ आपको खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। इस विनोद वन में जाने के लिए आपको प्रवेश शुल्क देने होंगे। पिकनिक स्पॉट के लिहाज से यह जगह सबसे बेहतर है। यतीम खाना क्षेत्र में बस्ती खाली करवाने के नाम पर हुए लूटपाट और डकैती में 12 अक्टूबर को सुनवाई तय। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के करीबी रह चुके भाजपा नेता फसाहत अली खान सानू और जेल में बंद हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान पर यतीम खाना बस्ती को खाली कराने के नाम पर की गई लूटपाट, डकैती और मारपीट के 2 मामलों में आरोप तय किए गए हैं। अब 12 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई तय की जाएगी। मालूम हो कि कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ला यतीम खाना बस्ती को सपा सरकार में खाली करवाया गया था, जहां मारपीट, लूटपाट और डकैती जैसे आरोप लगाए गए। वर्ष 2019 में कोतवाली में इसकी रिपोर्ट भाजपा सरकार के आने के बाद तय हुई थी। बता दें कि सपा नेता आजम खान भी इस मामले में आरोपी बताए गए। भारतीय वायुसेना के जवानों ने 90 सेकेंड के अंदर मारुति जिप्सी का खोल दिया हर एक पुर्जा। वायुसेना के योद्धाओं के परेड की शुरुआत मध्य कमान बमरौली में हो चुकी है। हवा में 360 डिग्री पर करतब दिखाते हुए पैरा हैंड ग्लाइडर विंग कमांडर अशोक ने परेड में एंट्री की। इस दृश्य को देखते हुए पंडाल दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। साथ ही कई करतबों को देख लोग काफी रोमांचित होते नजर आए। साथ ही जोरदार तालियों के साथ लोगों ने स्वागत भी किया। बता दें कि अग्निवीर से भर्ती हुए जवान भी इस परेड में शामिल होंगे। वहीं अब महिला अग्निवीरों के भी शामिल होने की उम्मीद है। इस वायुसेना के इस करतब को संगम के चारों ओर अरेल घाट, शास्त्री पुल और आसपास के क्षेत्रों से भी देखा जा सकेगा। इसके अलावा एयरफोर्स के जवान भी अपने ड्रेस में रिहर्सल करते नजर आए, जहां उन्होंने 90 सेकेंड के अंदर मारुति जिप्सी का पुर्जा तक खोलकर सामने रख दिया। 14 अक्टूबर से महिला सशक्तिकरण अभियान की सीएम योगी करेंगे शुरुआत। महिला सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत सीएम योगी 14 अक्टूबर से करने वाले हैं। सभी जिलों में 15 से 24 अक्टूबर तक रैलियों का आयोजन देखने को मिलेगा। दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा इससे लेकर कहा गया है कि मिशन शक्ति के अंतर्गत जिलों में सर्किल वार रैलियां निकालकर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। मुख्य सचिव ने मिशन शक्ति व सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द 17 नगर निगमों व गौतम बुद्ध नगर को सेफ सिटी घोषित किया जाए। सेफ सिटी घोषित होने के बाद संबंधित शहर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। इससे अपराध पर अंकुश भी लग सकेगा। काम की बात में आज हम जानेंगे कि आसमान में पतंग उड़ाने पर कैसे हो सकती है जेल। अक्सर हम मकर संक्रांति या स्वतंत्रता दिवस जैसे त्योहार पर पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने के दौरान दांव पेच भी लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिना सरकार की अनुमति लिए ऐसा करना जाने अनजाने में ही सही कानून का उल्लंघन हो सकता है और इसके लिए आपको कड़ी सजा भी मिल सकती है। दरअसल एयरक्राफ्ट की परिभाषा और इसे श्रेणी में आने वाले सभी उपकरणों को वायुसेना अधिनियम 1934 की धारा 2 में चिन्हित किया गया है। इसके अनुसार वायुयान हर उस मशीन को कहा जा सकता है जो वातावरण में मौजूद हवा के दम पर उड़ता है। इसके अंतर्गत बलून, एयर शिप, पतंग, ग्लाइडर और फ्लाइंग मशीन आते हैं। इसलिए आप इन चीजों को बिना लाइसेंस के उड़ाते हैं तो यह फिर गैर कानूनी होता है। इस कानून के तहत यदि यह साबित हो जाता है कि आपने जानबूझकर आसमान में इनमें से कोई ऐसी चीज उड़ाई जिससे किसी की जान या धरती, आसमान या हवा में मौजूद संपत्ति को नुकसान हो सकता है, तो उसे 2 साल तक का जेल या 10 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों ही सजा मिल सकती है। दिवाली से पहले प्रदेश के खस्ताहाल सड़कों को ठीक करने के लिए सीएम योगी ने दिए निर्देश। दिवाली से पहले प्रदेश के खस्ताहाल सड़कों को ठीक करने का आदेश सीएम योगी द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विलंब से चल रहे कार्यों में तेजी लाई जाए। वहीं लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और पुनर्निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। वहीं प्रयागराज को योगी सरकार की खास प्राथमिकता बताई गई है। आगे उन्होंने कहा कि प्रयागराज खास शहरों में शामिल है। महाकुंभ की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के करीबियों के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी पर सपा अध्यक्ष ने दी प्रतिक्रिया। वाराणसी में इनकम टैक्स विभाग ने महाराष्ट्र के सपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी के करीबियों के घर छापेमारी की है। इस छापेमारी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि छापे पड़ना कोई बड़ा विषय नहीं रह गया। हमने अपनी पार्टी के एक ईमानदार नेता को खोया, ये हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात है। बता दें कि ये बातें अखिलेश यादव ने कन्नौज में पूर्व सपा विधायक अनिल दोहरे के निधन पर शोक जताने उनके निवास पर पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कही। यूपीएसएससी ने सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण व सेवा योजन में 293 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के लिए किए आमंत्रित। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अलग अलग 30 व्यवसायों में 293 पदों पर चल रहे भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से जरूरी दस्तावेज आमंत्रित किए हैं। आयोग द्वारा कहा गया है कि सभी आवेदकों से प्रपत्र या शैक्षिक अभिलेख प्राप्त कर उनका परीक्षण किया जाना है।
टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे बच्चों को फोन में यूट्यूब खोल कर देने से पहले किन बातों का रखें ध्यान। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के मनोरंजन के लिए हम उन्हें अपने फोन में यूट्यूब खोल कर दे देते हैं, लेकिन यूट्यूब बच्चों को ऐसे कंटेंट भी दिखा सकता है जो आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होता है। ऐसे में जब भी आप अपने बच्चे को यूट्यूब खोल कर दें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। इनमें सबसे पहले आप अपने यूट्यूब की हिस्ट्री को टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि YouTube आपके वॉचिंग हिस्ट्री को ध्यान में रखकर आपको कंटेंट सजेस्ट करेगा, इसलिए इसे ऑफ करना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा अपने YouTube का रिस्ट्रिक्टेड मोड में ऑन कर दे ताकि आपके बच्चे को ऑफेंसिव या हार्मफुल वीडियो YouTube सजेस्ट ना करे और आपके बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट PCS, पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपीएस स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है बैंगलोर। इसका सही उत्तर है बैंगलोर। कोनो कार्ब संयंत्र पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है पंजाब। इसका सही उत्तर है गुजरात। हाल ही में उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी है रणवीर सिंह। इसका सही उत्तर है अमिताभ बच्चन। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर पड़ता है? ऑप्शन ए है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी है दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन डी है पश्चिम से पूर्व। इसका सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व। बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है कनिष्क। इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।